हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10th जून। तो जो भी 10th जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो तो आपको यहाँ मिलेगा ही, और उसके पुराना भी अगर कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो रह जाता है कभी, वो हम लोग कवर करते हैं। तो देर आर 3 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर क्या है, नेविगेटिंग लॉज, लॉज को नेविगेट करते हैं, लाइबिलिटी क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप क्या है। तो ये टॉपिक कहाँ पे आएगा? जीएस पेपर 2, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 जिसमें कि इकोनॉमी में एनर्जी वाला पोर्शन आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ? प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फॉर दिस ईयर मेंस दिस इज वन ऑफ द हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एपीएससी या यूपीएससी किसी ना किसी मेंस में तो आप इस टॉपिक को देखोगे। सेकंड इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर, जीएस पेपर 3। और इसमें साइंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से हम इसको करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर, नेविगेटिंग लॉज, लाइबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक के डिटेल्स में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी आप समझते हो। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर से एनर्जी बनाना, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिशन हो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन दो चीजें होती हैं। फिशन मतलब एक बड़ा एटम टूटता है, जैसे यूरेनियम, और बेरियम और क्रिप्टन जैसे छोटे एटम्स में टूट जाता है। तो अभी तक जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, फुली कारगर है, वो फिशन वाली एनर्जी है, फ्यूजन वाली नहीं है। अब हमें न्यूक्लियर से एनर्जी क्यों डेवलप करना है? न्यूक्लियर से एनर्जी इसलिए डेवलप करना है क्योंकि न्यूक्लियर से काफी एनर्जी मिलता है, और एक तरह से हमारा, हम जितना कोयला बर्न करते हैं और इसके अलावा हम जितना फॉसिल फ्यूल अदर देन कोयला बर्न करते हैं, उससे जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। धीरे धीरे कोयला और बाकी गैसेस जो हैं वो एग्जॉस्ट भी होती जा रही है, और हमें अपना एनर्जी सोर्स जो है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज वन रीजन व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। और देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए कि इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, उसने कवर किया है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी, जो मैंने आपको पढ़ाया है। बजट में भी गवर्नमेंट ने इसकी बातें की हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बार बार न्यूज में आ रहा है। तो दैट इज गोइंग टू बी द हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के पहले भी मैंने बोला था कि अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो ठीक है, वरना मेंस के लिए आप इसको एक तरह से काफी हद तक प्रिपेयर करके जाइएगा। तो बात न्यूक्लियर एनर्जी में, एक बात हो गई टेक्नोलॉजी की कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। फिर बात हो गया गवर्नेंस का कि न्यूक्लियर एनर्जी क्यों जनरेट करना है, क्या क्या फायदा होगा, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। फिर इसमें बात हो गया लॉज का कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड लॉज जो है, रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है, वो क्या कहते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन ये कहते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जनरेट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या गवर्नमेंट जनरेट कर सकता है। अगर जनरेशन पे ही हम फोकस करें तो प्राइवेट एंटिटी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकती है। ठीक है। और दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी काफी डेंजरस भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस नहीं है, डेंजरस होता है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ ब्लास्ट हो गया तो आसपास का पूरा एरिया जो है वो रेडियो एक्टिविटी से पूरा डूब जाएगा, या फिर हाई एनर्जी से डूब जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डेंजरस, डेंजरस भी है, और साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको यूज कर सकता है। तो जो चीज डेंजरस होती है उसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लॉज होना चाहिए। लाइबिलिटी इसका कौन बियर करेगा? अगर ये ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर खराब होता है, आसपास के लोगों को, आसपास के एरिया को क्षति पहुंचती है, तो हु इज गोइंग टू बियर द लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर डैमेज? तो इस पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर इन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी with ambitious plans to expand capacity from 8 gigawatt to 100 gigawatt by 2047। देखो, 8 गीगावाट पे खड़े हैं हम लोग अभी, 8 गीगावाट, और हमें जाना कहां तक है? 100 गीगावाट तक जाना है। बहुत भयंकर एम्बिशियस प्लान हम लोगों ने लगाया है। द कंट्री मस्ट डिसाइड whether to amend its nuclear liability laws to attract foreign investment and technology। तो अब हमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए या फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए,
तो हमें अपना न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। इस टॉपिक में हम पूरा सब कुछ एग्जामिन करने वाले हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप हमें किस किस कंट्री से करी हुई है, कैसे करना है, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन क्या कहता है। वी आर गोइंग टू एग्जामिन ऑन ऑल द फैक्टर्स। करंट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटी, न्यूक्लियर अगर कुछ चीज डैमेज करता है, न्यूक्लियर से डैमेज होता है, तो सिविल लाइबिलिटी एक्ट। सिविल लाइबिलिटी मतलब कि उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है वो जेल तो नहीं जाएगा बट पैसा तो देना पड़ेगा, खासकर जो फैमिलीज अफेक्टेड हैं। 2010 में ये लॉ आया। दिस लॉ एस्टैब्लिशेस लाइबिलिटी रिजीम फॉर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इन इंडिया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग कंट्रोवर्शियल सप्लायर लाइबिलिटी प्रोविजंस। दूसरा एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 में बना था, उसने ये बोला था कि न्यूक्लियर पावर कौन जनरेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल जनरेट। अमेंडमेंट क्या प्रपोज है, चेंज अंडर कंसिडरेशन वुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अगर हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्ड कर सकती हैं, चला भी सकती हैं। तो लाइबिलिटी प्रोविजंस, तो लाइबिलिटी प्रोविजंस को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब दोनों देखते हैं। पहले तो हम विजन की बात देख लेते हैं। 8 गीगावाट से 100 गीगावाट, 12.5x का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है, बट ठीक है। अगर ऐसा हमने एम्बिशियस टारगेट रखा है तो फिर हमें स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, लाइबिलिटी लॉ को एज अ इम्पेडिमेंट जो है, इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट, उसको हमें दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है एस्लेट टेलिस। एस्लेट टेलिस क्या कहते हैं वो हम सुन लेते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हो, पीएसआईआर से यूपीएससी मेंस लिखने वाले हो, तो ये नाम याद रख लेना। और ये जो स्टेटमेंट है इनका यहाँ पे, सपोर्ट फॉर अमेंडमेंट, ये इनके साथ लगा देना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां भी ये क्वेश्चन आ सकता है। द इंडियन न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ इज अ जेन्युइन इम्पेडिमेंट टू फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर। फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए एक रुकावट है। कंपनीज फ्रॉम फ्रांस, जापान, यूएस हैव सेड दे कैन नॉट इंटर द मार्केट इफ द करंट लॉ स्टैंड्स। अगर अभी करंट लॉ होगा जो इंडिया में अभी है, लाइबिलिटी लॉ कि जो इसको ऑपरेट कर रहा है या जो उसको सेटअप करेगा, दोनों का लाइबिलिटी जो है, अगर ऐसा लॉ होगा तो फ्रांस भी इंटर नहीं करेगा इंडियन मार्केट में, जापान, यूएस की कंपनी इंडियन मार्केट में काम नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास तो ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रशिया जरूर हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहा है, बट रशिया का अलग रीजन है। फॉरेन पार्टिसिपेशन हमें जरूर चाहिए। इफ इंडिया हैज सेट फॉर इटसेल्फ a goal of expanding nuclear energy, it cannot reach the goal without expanding domestic capacity. We must supplement those with indigenous capabilities with foreign participation. हमें फॉरेन पार्टिसिपेशन भी चाहिए, इंडिजिनस कैपेसिटी को भी हमें और ज्यादा बूस्ट अप करना होगा। दूसरे एक्सपर्ट हैं, और साथ में ये लास्ट स्टेटमेंट, आई वुड चीयर द प्राइम मिनिस्टर ऑन विथ रिस्पेक्ट टू गेटिंग दिस अमेंडमेंट डन। अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो मैं चीयर करूंगा प्राइम मिनिस्टर को। डी रघुनंदन क्या बोलते हैं, डी रघुनंदन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नॉट द मेन ऑब्स्टिकल। बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, अनरियलिस्टिक एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा हो रहा है। हम 100 गीगावाट जो है बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक इनको लग रहा है। लाइबिलिटी भी है, इन्वेस्टिंग एंड नॉट टेकिंग लाइबिलिटी लीव्स ओपन द सस्पिशन दैट यू वांट टू कम इन एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू द ऑपरेटर एंड होस्ट कंट्री। जो कंपनी आके इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को सेटअप करके जाती है, वो सेटअप करके चली गई और बोली कि बाकी तुम लोग जानो, जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको चला रहा है वो जानो, और गवर्नमेंट जानो। तो इसका मतलब जो अगर सिर्फ पैसे बना के चला जा रहा है कि हमने तो लगा दिया भाई अब तुम समझो, वो कोई लाइबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है, तो उस पर एक कंसर्न खड़ा होता है कि भाई आप लाइबिलिटी क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या आपकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम क्या है। कुदानकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देख रहे हो, ये रशिया की हेल्प से चल रहा तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, बिल्कुल है, रशिया की हेल्प से है, बट बाकी जापान, यूएस, ये सब हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। लाइबिलिटी करंट टर्म 2010 के पहले क्या था, इंडिया इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड मतलब माफ कर दिया है ना, रोसाटम, रोस एटम, रशिया का कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिफोर द लाइबिलिटी लॉ वाज पास्ड। लाइबिलिटी लॉ के पास होने से पहले ही उनको इंडेमनीफाई कर दिया गया। फिर जब लाइबिलिटी लॉ पास हुआ, CLNDA लॉ इंट्रोड्यूस सप्लायर लाइबिलिटी, तो लॉ ने सप्लायर की लाइबिलिटी लगाई।
क्रिएटिंग बैरियर्स फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक सप्लायर, तो सप्लायर करने वाले सप्लाई नहीं कर रहे हैं। पोस्ट 2010 एनपीसीआईएल अटेम्प्टेड टू वेव लाइबिलिटी थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, अ लीगली क्वेश्चनेबल अप्रोच, है ना। एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर के बढ़ावे के लिए बनाया गया है इंडिया में, उसने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जाने की कोशिश की, बट वो एक क्वेश्चनेबल अप्रोच है क्योंकि लॉ पास हो चुका है। 2010 के पहले लॉ पास नहीं था। प्रेजेंट डे क्या है, डोमेस्टिक सप्लायर एट कुवाडा रिफ्यूज टू सप्लाई कंपोनेंट ड्यू टू लाइबिलिटी, है ना। कंपोनेंट ही नहीं दे रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी हो जाएगा फिर उनका। इंटरनेशनल लाइबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर लाइबिलिटी बना हुआ है। ऑल लाइबिलिटी चैनल्ड टू द ऑपरेटर, इंटरनेशनली सारा लाइबिलिटी ऑपरेट करने वाले का होता है। प्री एक्सीडेंट फंड, 3 टायर कंपनसेशन सिस्टम पहले ही बना जाता है एक्सीडेंट के पहले ही। 3 टायर मतलब सप्लायर का भी, ऑपरेटर का भी, गवर्नमेंट का भी, और वो एक्सीडेंट फंड से पैसा दिया जाता है। लिमिटेड सप्लायर लाइबिलिटी, कहीं कहीं सप्लायर की लाइबिलिटी है बट लिमिटेड है। ओनली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और विलफुल मिसकंडक्ट, अगर उसका कंडक्ट क्या है, विलफुल रहा है। अब रशिया का एक्सेप्शन क्यों है? रॉस एटम यूनिक पोजीशन क्यों हो? एज अ पैरास्टेटल एंटिटी, रॉस एटम ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज इन द न्यूक्लियर सेक्टर. Despite this, even Rosatom initially refused to accept India's liability law. India managed to indemnify Rosatom through a contractual agreement reached in 2008 before the liability law was passed. 2008 में ही लाइबिलिटी लॉ के पास होने के पहले ही हमने रशिया को इंडेमनीफाई, मतलब एक तरीके से उनको, है ना, सिक्योर करके रखा है कि आप पे कोई गाज नहीं गिरेगा। द ऑप्शन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, एक बार जब लॉ पास हो चुका है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी लिमिटेशन है, दूसरी कंपनी आएगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगी तो हमारा लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। इवन विथ स्टेट बैकिंग, रॉसएटम हैज नॉट डन अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ VVER 1000 टेक्नोलॉजी टू इंडिया। रॉसएटम ने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर इंडिया में नहीं किया है। अलाउड इंडिया टू बिल्ड सब कंपोनेंट इंडिया बिल्ड करे, बट प्रोप्राइटरी कंट्रोल मेनी एलिमेंट्स का उसने खुद के पास रखा है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर कंपोनेंट इन द हॉट सेक्शन, जहां पे एक्चुअली में रिएक्शन हो रहा है, उसने खुद के पास रखा है एडवांस मटेरियल एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड, हाईलाइटिंग दैट इवन फेवरेबल पार्टनरशिप हैव लिमिटेशन। इंडिया और रशिया का इतना फेवरेबल पार्टनरशिप है, देन आल्सो देयर इज लिमिटेशन। अमेरिकन पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल प्रेशर, यूएस इज ड्राइविंग प्रेशर फॉर लाइबिलिटी लॉ चेंजेस पार्टली फॉर पॉलिटिकल रीजन। यूएस बोल रहा है इंडिया को अपने लाइबिलिटी लॉ में चेंज आना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसकी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आएंगी और अपना ऑपरेटर लगा के जाएंगी, उसमें उसका फायदा है। इंडस्ट्री चैलेंज, अब इंडस्ट्री चैलेंज ये है कि वेस्टिंग हाउस जो यूएस की जानी मानी कंपनी थी वो बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है, अब उसको एक कैनेडियन कंपनी ओन कर रही है। रेगुलेटरी कंट्रोल, यूएस गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है, यूएस गवर्नमेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस देगा तभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। तो यूएस के साथ हम जा तो सकते हैं बट वहां भी कुछ खास दिख नहीं रहा। अब इस साल गवर्नमेंट ने किसकी बात की है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की है, छोटे रिएक्टर्स की बात की है। एडवांस्ड पैसिव डिजाइन, SMR फीचर्स इनोवेटिव सेफ्टी सिस्टम दैट ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑपरेट होते हैं। असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन विथ ऑन साइट असेंबली, जहां पे लगाना है वहीं पे जाके असेंबली हो जाएगा, कंपोनेंट्स बन के वहां से चले जाएंगे, ये बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। बट फिर भी इकोनॉमिकली ये भी काफी कॉस्टली ही होते हैं, इकोनॉमिकली सस्ते नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंसिडरेशन क्या है? कॉमर्शियल डिसीजन है। प्राइवेट एंटिटीज बेस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। प्राइवेट एंटिटी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे नहीं करती हैं या नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसने ये सारा कुछ डेवलप किया है उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। नेशनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, क्योंकि ये एनर्जी जो है कब इसका एटॉमिक बम बन सकता है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है। और मार्केट एक्सेस, कंपनीज में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू गेन स्केल एंड इंक्रीज प्रॉफिट। चाइना का प्रेसिडेंट क्या कहता है? इनिशियली वेस्टिंग हाउस कंपनी ने चाइना को AP1000 रिएक्टर का डिजाइन ट्रांसफर कर दिया, यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया था। ट्रांसफर करने के बाद चाइना ने पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया और पूरी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया उसने पूरा, है ना, पूरा ही अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। और वेस्टिंग हाउस जो है वो उस पर रिग्रेट भी कर रहा होगा कि क्यों हमने चाइना को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। इंडिया में पॉलिटिकल पोजीशंस क्या है? 2012 की बात करते हैं जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी।
अभी की बात करते हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट में है। तो पहले जो यूपीए कांग्रेस था 2012 में, तो प्रपोज अमेंडमेंट टू न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, उसने बोला कि न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट करते हैं हमें, और ज्यादा रिएक्टर्स चाहिए। ठीक है, करंट पोजीशन क्या है, वो अपोजिशन में है। बीजेपी क्या बोलती थी, बीजेपी 2012 में बोलती थी अमेंडमेंट नहीं होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल देती थी। अभी वो सिमिलर अमेंडमेंट की बात कर रही है। जस्टिफिकेशन क्या दे रही है बीजेपी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एनर्जी सिक्योरिटी होगा। जस्टिफिकेशन पहले क्या था, मल्टीनेशनल वुड इवेट लाइबिलिटी, मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं लाइबिलिटी इवेट करके जाएंगी। तो ये खैर एग्जाम में लिखने वाली बातें नहीं है, बट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड, और एक पॉइंट लिख सकते हो कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा से आप वाकिफ हो गए, आपकी डेली लाइफ में ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा रोल है। खासकर हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैं, लोग हैं, हमारे स्टूडेंट हैं नॉर्थ ईस्टर्न, उनके लिए उनके लाइफ में ब्रह्मपुत्रा रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है एज यारलंग सांगपो इन तिब्बत, लाइफ लाइन फॉर आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इट इंटर्स इंडिया नियर गेलिंग इन अरुणाचल वेर इट इज कॉल्ड सियांग बिफोर फ्लोइंग थ्रू आसाम एंड इट इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना नहीं, जमुना, दिस ट्रांस बाउंड्री मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने वाली रिवर को ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होता है चाइना में, फिर आता है इंडिया में, और फिर जाता है ये बांग्लादेश में। ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम हैज बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर डिस्कशन अबाउट वाटर सिक्योरिटी, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये बार बार जब भी हम इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ते हैं, हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जिक्र करते ही करते हैं, क्योंकि ओरिजिनेट कहां से हो रही है, चाइना से हो रही है। तो ओरिजिनेट होके और ऐसे घूम के इंडिया में इंटर करती है। असम के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है, चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा हैज काउंटर्ड व्हाट ही कॉल्स पाकिस्तान स्केयर नैरेटिव अबाउट चाइनीज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। इन्होंने बोला है कि चाइना अगर डैम बना भी ले ब्रह्मपुत्र पे तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो तो चाइना में बहुत कम है। वो मेनली पानी जो वाटर है वो 70% 80% इंडिया में है, 20-30% ही चाइना में है। तो वहां डैम बना के कितना ही पानी रोक लेगा, 20-30% ही तो रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों, जब रिवर जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां पानी कम क्यों है और बाद में क्यों ज्यादा है, तो ये है रेनफॉल की वजह से। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है। पूरा जो रीजन है जहाँ पे इंडिया में ये एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो पूरा कैचमेंट एरिया जो है, अब यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ब्रह्मपुत्र का वाटर जो लेवल है या वाटर अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो काफी ज्यादा बढ़ा रहता है, जबकि वो ऊपर यारलंग सांगपो रिवर तिब्बत में काफी कम रहता है। और ये एक बहुत बड़ा वजह है, दिस इज ऑल्सो अ बिग इंपॉर्टेंट रीजन वाई चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज देयर ओन कंट्री, ओन स्टेट, है ना, उनका तिब्बत का पार्ट वो लोग क्लेम करते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया उनको दे दे। ठीक है, और ये एक वो उन्होंने डिस्प्यूटेड आइटम बना के रखा है, बट हमारे लिए तो क्लियर है, हमारे सिटीजन्स के लिए भी क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। He points out that 65-70% of Brahmaputra flow is generated within India. जो फ्लो है, जो पानी है, वो इंडिया के अंदर जनरेट हो रहा है। Suggests that even if China were to reduce water flow, it may actually help mitigate the annual floods in Assam. अगर वो पानी रोकता भी हो 20-30-40% पानी, तो कितना ही रोक लेगा, बाकी 60% तो हमारे पास ही रहेगा। तो हमारा एनुअल फ्लड जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आसाम के लिए, अरुणाचल के लिए अच्छा, ये खराब नहीं है। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं ब्रह्मपुत्र पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मोस्ट चाइनीज इंटरवेंशंस आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विथ मिनिमल स्टोरेज। स्टोरेज वो ज्यादा पानी का नहीं कर रहे हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, फार अप स्ट्रीम ऑफ अरुणाचल, अरुणाचल से बहुत दूर है। तो इंडिया का डाउन स्ट्रीम पे कोई खास सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एक मेडॉग प्रोजेक्ट है, 60,000 मेगावाट मेडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर द ग्रेट बेंड, जहां ऐसे बेंड होके ब्रह्मपुत्र ऐसे घुस रही होती है इंडिया में, तो वहां पे 60,000 मेगावाट का मिडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नियर द ग्रेट बेंड, वुड बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी विथ 3 times द कैपेसिटी ऑफ चाइनाज 3 गॉर्स डैम। चाइना के जो 3 गॉर्स डैम्स होंगे उनका 3 times द कैपेसिटी है। साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन भी स्टार्ट किया है चाइना ने, चाइनाज मल्टी डिकेड साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन, क्योंकि उनके नीचे में पानी ज्यादा है, ऊपर में कम है, तो नीचे से पानी वो ऊपर ट्रांसफर करते हैं।
reportedly includes plans to divert water from Yarlung Sangpo to the country's dry northern region. True official details are limited. चाइना से डिटेल्स आना बहुत मुश्किल चीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा बेसिन, देखो बेसिन मतलब एरिया, तो तिब्बत में एरिया तो बहुत ज्यादा है ना, 65% एरिया जो है ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत की तरफ जा रहा होता है, बट पानी पानी जो है, वाटर जो है 20% ही हो रहा होता है। दिस इज बिकॉज द तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत प्लेटी में रेनफॉल काफी कम होता है, 300 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में करोगे 30 सेंटीमीटर, बहुत ही कम है। इंडिया में 237 1 मिलीमीटर मतलब 237 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर भी बहुत जगह बारिश होती है अरुणाचल और बाकी इलाकों में, असम के इलाकों में, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा लबालब भरा रहता है। रेनफॉल इन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब रिवर इंटर होती है, फिर हम ब्रह्मपुत्रा पूरा यहाँ से जाते हैं जो कि गुवाहाटी होते हुए इधर इंटर कर जाती है। ठीक है, तो बेसिन के स्टेट्स कौन से हैं? ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन इंडिया स्प्रॉल्स ओवर 1.94 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू सिक्किम इन द वेस्ट, सिक्किम तक भी पहुंच रही होती है। रिवर्स स्वेलन बाय द मानसून, मानसून के टाइम पर स्वेल हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। नो पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन इंडिया रिसीव्स लेस देन 1200 मिलीमीटर, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बेसिन का कोई पार्ट 120 सेंटीमीटर से कम पानी रिसीव नहीं करता, जो कि तिब्बत से एटलीस्ट 4 टाइम्स ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम साहब ने बोला तो इसलिए है, ये सोर्स है रिवर बेसिन एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय सीडब्ल्यूसी एंड इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर द वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोजेक्ट का। तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर यील्ड का डिस्पेरिटी देख लेते हैं। तिब्बत में पानी कम है, लेस देन 30% देख लो भाई, और यहाँ पे मोर देन 70% वाटर है। Official Indian estimates suggest that although India constitutes only 34.2% of total basin, it contributes to more than 80% of Brahmaputra yield. This makes the Tibet Autonomous Region a minor contributor to the basin. Tibet minor contributor बनता है despite occupying the majority of geographical area. Potential impact क्या होगा upstream intervention पे? Overall flow. Given contribution from tributaries and monsoon rain in Indian territory, no significant impact is expected on the overall water volume. कोई significant impact नहीं होगा overall water volume in the ब्रह्मपुत्रा पे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? चेंज इन फ्लो पैटर्न्स could impact हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट planned on the सियांग रिवर पे ड्यूरिंग लीन पीरियड, मतलब जब बारिश कम होती है। फ्लडिंग रिस्क भी हो जाता है कई बार। अपस्ट्रीम मतलब जहां रिवर ओरिजिनेट होती है उधर में कुछ इंटरवेंशन किया जाए, डैम वैम बनाया जाए, तो डैम बहुत ज्यादा पानी हो गया तो उसको चाइना रिलीज भी कर सकता है अचानक से। रिवर का इकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, फिशेस का और बाकी जो भी फ्लोरा एंड फौना रिवर के अंदर है उनका पूरा पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब होता है अगर हम डैम में बनाते हैं। देखो ये फिशेस जो हैं फिर कहाँ कलेक्ट होंगी और ये सारी चीजें जो हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इंडिया का ब्रह्मपुत्रा वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर का एज अ रिसोर्स यूज कर सकता है। ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कैरी मोर देन 30% ऑफ इंडिया टोटल वाटर रिसोर्स। जितना इंडिया का टोटल वाटर रिसोर्स है, ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी 30% कैरी करती है। रिवर सिस्टम रिप्रेजेंट 41% ऑफ कंट्रीज टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू CWC इसरो ब्रह्मपुत्रा बेसिन एटलस। यूटिलाइजेशन स्लो है, डेवलपमेंट हैज बीन स्लो ड्यू टू लैंड एक्विजिशन डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स ओवर सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड का जो कंसर्न है सबमर्जेंस का, उसकी वजह से। अरुणाचल पे फोकस। हाइड्रो पावर इन अरुणाचल प्रदेश इज द ओनली सिग्निफिकेंट प्लांट यूज ऑफ दिस वास्ट पोटेंशियल। हाइड्रो पावर जो अरुणाचल प्रदेश का है वो ओनली सिग्निफिकेंट प्लांट है कि कैसे हम और इस पे यूज करेंगे वाटर पोटेंशियल को। प्रपोज्ड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी है, मानस, संकोस, तीस्ता, गंगा लिंक। द प्रोजेक्ट वुड ज्वाइन मानस, ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है, गंगा के साथ संकोस एंड तीस्ता रिवर को भी जोड़ेंगे। सरप्लस वाटर को यहाँ वाटर स्केर्स रीजन में डाइवर्ट किया जाएगा। जोगी गोफा तीस्ता फरक्का लिंक, दिस लिंक वुड कनेक्ट द ब्रह्मपुत्रा एट द प्लांट जोगी गोफा बराज एट टू द गंगा एट द फरक्का, क्रिएटिंग अनदर वाटर ट्रांसफर रूट। इम्पैक्ट असेसमेंट इसका असेस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर फ्लो वेरिएशन, एक तो स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा कि स्टोर कर लो। इंडिया कुड प्लान स्टोरेज ऑन रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा टू एब्जॉर्ब वेरिएशन इन फ्लो ड्यूरिंग फ्लडिंग एंड रिड्यूस फ्लो पीरियड। साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टिंग डिटेल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च टू असेस इफेक्ट एंड प्रिपेयर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज।
अपर सियांग प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली जनरेट पावर सियांग रिवर पे बट स्टोरेज, पानी का स्टोरेज भी हो सकता है और डेटा शेयरिंग का भी प्रोटोकॉल हमें डेवलप करना पड़ेगा। और इसके अलावा अब चाइना से निकलने वाली सतलज भी चाइना से निकल रही होती है, इंडस रिवर भी चाइना से निकल रही होती है। सतलज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू इंडिया विद द लार्ज रिजर्वायर एट भाखरा नंगल, भाखरा नंगल गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश कैन एब्जॉर्ब वेरिएशन इन फ्लो कॉज्ड बाय चाइनीज एक्टिविटीज अपस्ट्रीम। तो जो भी चाइना एक्टिविटी कर रहा है अपस्ट्रीम मतलब ऊपर के पोर्शन के रिवर में, तो वो सारा का सारा यहाँ पे डैम में यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। However, there could still be some impact on generation pattern of hydropower. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे असर थोड़ा जरूर पड़ सकता है, उसके एनर्जी प्रोडक्शन के शेड्यूल्स पे और एफिशिएंसी पे। इंडस की बात करें, इंडस आल्सो ओरिजिनेट्स इन तिब्बत विद चाइना हैविंग प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर इन तिब्बतियन टेरिटरी। इंडिया डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट कंजम्पटिव यूज ऑफ द इंडस, क्योंकि वो मेजॉरिटी वो पाकिस्तान चला जाता है, बट देयर मे बी सम इम्पैक्ट ऑन द रन ऑफ द रिवर निमू बास्गो हाइड्रो पावर प्लांट इन लद्दाख, अफेक्टिंग दिस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन एनर्जी सिक्योरिटी। ये रीजन जो है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो उसका एनर्जी सिक्योरिटी हम पर हो सकता है। तो देखो, इंडिया और चाइना से रिलेट करके सिर्फ रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें, चाइना के साथ रिवर डील को साइन किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, चाइना किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उसको लेके हम लोग यहाँ पे डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल डिटेल मांग सकते हैं कि भैया चाइना तुम बताओ कहाँ कहाँ डैम बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ठीक है, उससे हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साइंटिफिक असेसमेंट किया जा सकता है, कंडक्ट डिटेल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्ट्रेटेजी टू असेस पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ चाइनीज एक्टिविटी एंड प्रिपेयर एडाप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर वेरियस सिनारियो। वेरियस सिनारियो के लिए स्ट्रेटेजी एडॉप्टिव स्ट्रेटेजीज हम लोग बना सकते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। वर्क टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल विद चाइना फॉर एडवांस वार्निंग सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल रीजन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन वाटर स्टोरेज, इंडिया का ओन वाटर स्टोरेज का को हम लोग और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड किया जा सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर, है ना। इंडिया पाकिस्तान जो अभी जंग होते होते रह गई, स्किर्मिश बोलो, झड़प बोलो, और हम लोग प्यार से उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड भी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने काफ़ी ड्रोन्स यूज़ किए हैं, और ड्रोन्स वॉरफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। थोड़ा ड्रोन्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर मार्क्स अ शिफ्ट इन यूएवी कॉम्बैट अडॉप्शन combined with strand of weapons. It represents a tactical evolution in military doctrine. एक टैक्टिकल इवोल्यूशन है मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऊपर। यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब डेमोन्स्ट्रेट हाउ लो कॉस्ट अनमैन्ड सिस्टम कैन अचीव स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर स्पाइडर वेब ऑपरेशन चलाया था, तो वहां भी अनमैन्ड सिस्टम मतलब ड्रोन क्या होते हैं जिसमें आदमी बैठने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट उसने भी, यूक्रेन ने भी अचीव किया। ड्रोन का क्या रोल होता है, ड्रोन एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये कीवर्ड है, यही सब कीवर्ड आपको मेंस में मार्क्स दिलाते हैं। ड्रोन सर्व एज फोर्स मल्टीप्लायर टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। ड्रोन से स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। लाइंस ब्लर्ड हो जाती है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री एंड कमर्शियल टेक्नोलॉजी आर फेडिंग। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कमर्शियल टेक्नोलॉजी के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो फेड हो रहा है। रेजिलियंस बिल्ड होना, इंडिया मस्ट डेवलप मॉड्यूलरिटी एंड रिडंडेंसी इन मास प्रोड्यूस्ड ड्रोन। जो भी हम ड्रोन मास लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमें रिडंडेंसी को कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बेस अपना बढ़ाना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम हमें बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरे कंट्री से मंगा के ज्यादा काम नहीं चलेगा। नगार्नो काराबाख, अर्मेनिया अजेरबाईजान, दो रीजन है, अर्मेनिया एंड अजेरबाईजान, इन दोनों के बीच में रीजन है नगार्नो काराबाख, जिसको लेके इनकी लड़ाई चलती रहती है। ये उनका कश्मीर है, ऐसा बोल सकते हो आप। 2020 से वहां वॉर शुरू हुआ। फर्स्ट मेजर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ड्रोन चेंजिंग एरियल वॉरफेयर, मेजर डेमोन्स्ट्रेशन ड्रोन का वहां दिखना शुरू हुआ। लोइटरिंग म्यूनिएशंस, म्यूनिएशंस मतलब देखो, ये लोइटरिंग मतलब एक जगह आकर रुक जाएंगे, हवा में रुकी हुई है ना, वहां पे रुक गई है हवा में, है ना, आगे भी नहीं जा रही पीछे भी नहीं जा रही, वहां रुक के देख रही है कब अटैक करना ठीक होगा, वहां से फोटो वोटो खींच रही है, वहां से डेटा ले रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोइटरिंग म्यूनिएशंस। अजेरबाईजान यूज्ड इजरायली मेड हरूप कामिकाजे ड्रोन्स,
हमने भी कामिकाजे ड्रोन यूज किया, जिसको लोइटरिंग म्यूनिशन कह सकते हो। कहां पे? पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर में। एयर डिफेंस डिस्ट्रक्शन, ड्रोन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस, हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय किया। यूक्रेन और लेबोरेटरी फॉर ड्रोन इनोवेशन, यूक्रेन का वॉर 3 साल से चल रहा है, 3 साल से यूक्रेन टिका हुआ है पिच पे एकदम खिलाड़ी की तरह। तो ड्रोन के इनोवेशन की वजह से बहुत ज्यादा टिका हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स, लोग तो है नहीं उसके पास, मरते जा रहे हैं। काउंटर मेजर्स, क्रिएशन ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज, डिप्लॉयमेंट, मास प्रोडक्शन ड्रोन का कर रहा है, फील्ड यूज को धीरे धीरे इंप्रूव भी करते जा रहा है, रैपिड मॉडिफिकेशन डिजाइन का भी करते जा रहा है। रीजनल ड्रोन कैपेबिलिटीज चाइना के पास है, कोरियान ड्रैगन, BJK-005, विंग लुंग 2 पाकिस्तान के पास है। बॉल्स्टर कैपेबिलिटीज थ्रू कोलेबोरेशन विद चाइना एंड टर्की, चाइना इंपोर्ट भी करता है, चाइना से ही इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, टर्की से उसने काफी इंपोर्ट किया जो हमने देखा अभी। ग्रोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, चाइना के अलावा पाकिस्तान जो है अपने कंट्री में भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम म्यांमार की बात करें, रिबेल ग्रुप डिप्लॉइंग 3D प्रिंटेड ड्रोन, 3D प्रिंटेड समझ रहे हो कि एक साथ ही ड्रोन बन जाना, ड्रोन के कंपोनेंट अलग अलग नहीं बना के ऐड करना, ड्रोन पूरा एक साथ ही एक बार में बन के निकल आता है, उसको 3D प्रिंटेड ड्रोन बोलते हैं। वहां म्यांमार में रिबेलियन ग्रुप इसको यूज कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो रखा है उनका, लो कॉस्ट सोल्यूशन है, असिमेट्रिक वॉरफेयर के टैक्टिक्स, ड्रोन वल्नरेबिलिटी एंड काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग एंड स्पूफिंग सिस्टम, जैमिंग कर देते हैं, स्पूफिंग कर देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल एंड रडार डिटेक्शन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी यूज किया जा सकता है। इंडियाज काउंटर ड्रोन सिस्टम इंक्लूड मल्टी लेयर्ड सेंसर, हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है वो मल्टी लेयर सेंसर्स और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। बोथ सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल काउंटर UAV सिस्टम प्लेड crucial role in thwarting Pakistan recent attack. Evading defense system, advanced navigation, adjusting flight path to avoid detection zone. फ्लाइट पाथ को अवॉइड करना है, नीचे नीचे जाना है ना, बहुत ऊपर ऊपर नहीं जाना है कि रडार डिटेक्ट कर ले, नीचे नीचे जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, यूजिंग AI टू ओवरकम जैमिंग, जैमिंग नहीं हो उसके लिए AI का यूज, स्पूफिंग, बेवकूफ बनाने का यूज। लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड मतलब कम हाइट पे ऑपरेशन करना, रडार के कवरेज से बाहर रहना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स, जैमिंग एनिमी रडार को जैम कर देना, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देना, ये सब आजकल ड्रोन्स करती हैं। ड्रोन्स स्वार्म्स, स्वार्म्स मतलब बहुत सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च कर देना, इसको बोलते हैं ड्रोन स्वार्म। अब मुझे कमेंट में बताओ कि ड्रोन स्वार्म को थ्वार्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, चाइना पाकिस्तान कोई भी इसका यूज करता है, हमने अभी कौन सा सिस्टम अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसको टेस्ट किया है, रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी है। डिकोय टैक्टिक्स, यूजिंग डिकोय टू डिप्लीट एनिमी एयर डिफेंस सिमुलेशन, डिकोय मतलब एक तरह से मतलब हमारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट जो है वो पीछे ही है ना, ड्रोन को बस हमने बस ऐसे भेज दिया और एनिमी जो है उन पे अपना गोलियां बर्बाद कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा असली एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो डिकोय टैक्टिक्स भी यूज होता है ड्रोन से। सैचुरेशन अटैक, रशिया शहीद ड्रोन सैचुरेट यूक्रेनियन डिफेंस कॉजिंग डिलेमा ऑन लिमिटेड एयर डिफेंस असेट्स। इंडिया एयर डिफेंस प्रोग्राम, हमने S-400 को तो बहुत अच्छे से यूज भी किया है इस बार। म्यूनिशन स्टॉक्स, बूस्टिंग प्रोक्योरमेंट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ म्यूनिशंस फॉर एयर डिफेंस सिस्टम इज क्रिटिकल। मैगजीन डेप्थ, बिल्डिंग सफिशिएंट एम्यूनिशन रिजर्व फॉर S-400, MRSAM एंड आकाश सिस्टम फॉर प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। ड्रोन वॉल्यूम, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग वॉल्यूम इन इट्स ड्रोन एंड लोइटरिंग म्यूनिशंस टूलकिट, इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने में, ड्रोन्स को लेके और लोइटरिंग म्यूनिशंस टूलकिट को लेके। लोइटरिंग म्यूनिशंस, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का क्या इंपैक्ट हो रहा है, यूक्रेन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अफोर्डेबल ड्रोन्स हो सकते हैं और जाके रशिया में इंपैक्ट करके आ सकते हैं, डीप पेनिट्रेशन किया रशिया के अंदर यूक्रेन ने, हाई वैल्यू टारगेट को हिट किया है ना, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। प्रीलिम्स में, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आ सकता है। मिलिट्री कॉमर्शियल क्रॉसओवर अब हो रहा है, मिलिट्री ग्रेड भी बन रहे हैं, मॉडिफाइड भी बन रहे हैं, 3D प्रिंटेड भी बन रहे हैं, हाइब्रिड भी बन रहे हैं, हर तरह का अभी अडॉप्शन किया जा रहा है धीरे धीरे। 3D प्रिंटिंग से रिवोल्यूशन आया है, डायरेक्टली एक ही बार में ड्रोन्स बन जा रहे हैं।
3D printing is becoming a key multiplier in drone manufacturing. In Ukraine and Myanmar, 3D printers provide alternate source to mitigate manufacturing shortage. Manufacturing shortage को mitigate किया जा रहा है. US and UK are exploring commercial 3D printing to mass produce drones bypass complex supply chain. कि एक प्रोडक्ट पार्ट कहाँ बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा, तीसरा कहाँ बनेगा, फिर असेंबली होगा. ये इस तरह से चीजें पहले बनती थी. 3D प्रिंटिंग से एक बार में ही बन के पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है, खराब हो गया तो खराब हो गया. स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है? स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है कि हम कैसे और ज्यादा यूज करेंगे ड्रोन्स को. ऑपरेशन सिंदूर एक्सपैंडेड इंडियाज टूल किट इन स्पेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर. asymmetric डिफेंस. ड्रोन्स कैन पार्शियली ऑफसेट कैपेबिलिटी गैप्स अगेंस्ट चाइना. चाइना के अगेंस्ट जो हमारा कैपेबिलिटी गैप अगर है भी, जो कि नहीं है बट अगर है तो होता भी है, तो उसको हम लोग इससे ड्रोन से फुलफिल कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल बेस. इंडिया नीड्स अ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस दैट कैन कीप पेस विथ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट. डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस चाहिए जहां हम मास प्रोडक्शन कर सके ड्रोन्स का, वो चाहिए हमें. इंडिया को ड्रोन रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा. प्रायोरिटीज. पहला प्रायोरिटीज मास प्रोडक्शन, दूसरा सस्ता होना चाहिए, तीसरा डाइवर्स होना चाहिए. 3 की प्रायोरिटीज पे हमें काम करना है. मेजर थ्रेट चाइना एडवांस कैपेबिलिटीज एंड पाकिस्तान ग्रोइंग आर्सेनल. पाकिस्तान का भी आर्सेनल ग्रो होगा और ज्यादा होगा अभी पाकिस्तान का. स्केलिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड क्रिएटिंग सर्च कैपेबिलिटी. हमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ाना होगा. इंडिया मस्ट एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट लीड टू अनसर्टेन डिमांड. हमारा डिमांड जो अनसर्टेन है उसका स्ट्रक्चरल इश्यूज को हमें सॉल्व करना होगा. दिस विल इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री टू रैम्प अप प्रोडक्शन कैपेसिटी. इसलिए इंडस्ट्री, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री ड्रोन बना के बैठ जाए, कोई खरीदे नहीं तो बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके लिए सर्टेन पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. द एबिलिटी टू क्विकली रिप्लेस ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशन एंड सरफेस टू एयर मिसाइल विल मेक इंडिया मोर रेजिलियंट. तो ये सारी चीजें आप मेंस में इस साल देख सकते हो. ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.